हेलो बच्चों, वेलकम टू आरएसए। आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की लेक्चर नंबर 4 की। ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग के आगे की कहानियों को सीखेंगे। और अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर्स में। लास्ट लेक्चर्स में अपन ने पढ़ लिया था आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं वो देख लिया था। और उसके पहले ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाना सीखा था अपन ने लेक्चर नंबर 3 में। और उसके पहले अपन ने लेक्चर नंबर 2 में क्या किया था, उसमें लेक्चर नंबर 2 में या 1 में क्या किया था कि लुईस कोसेल अप्रोच क्या थी। ठीक है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, इंट्रोडक्शन वीडियो था वो तो। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके प्लीज सारी वीडियोस देख लें, उसके बाद में ये वीडियो स्टार्ट करना। और बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आरएस के, तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे कि आयनिक बॉन्डिंग की और आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। ठीक है, उसके क्या क्या जो फैक्टर्स फेवरिंग है वो देखेंगे पहले तो। और उसके बाद में एक नई जो टर्म है लेटिस एनर्जी, वो लेटिस एनर्जी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, यही मेन जो टॉपिक है वही है, लेटिस एनर्जी वाला ही है, जो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उसी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या होना जरूरी है। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए दो ऑपोजिट चार्ज होने जरूरी है, दो ऑपोजिट चार्ज होने जरूरी है। तो सबसे पहले मैं अगर हेडिंग की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं कि फैक्टर्स फेवरिंग आयनिक बॉन्ड, लिख सकता हूं कि जो आयनिक बॉन्ड बनता है या आयनिक बॉन्डिंग होती है तो उसमें कौन से फैक्टर्स फेवर करने जरूरी है। उन फैक्टर्स के फेवर करने पर ही आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखो कौन से फैक्टर्स होने जरूरी हैं। सबसे पहला फैक्टर होना जरूरी है कि आप अगर कैटाइन का फॉर्मेशन कर रहे हो, अगर आप एनाइन का फॉर्मेशन कर रहे हो तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो ये जरूरी है। तो देखो कैटाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, वैसे तो लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था थोड़ा बहुत, है ना, ओवरव्यू दे दिया था, लेकिन आप दोबारा देखिए कि कैटाइन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो पहला है कि फॉर्मेशन ऑफ एनाइन भी बोल सकते हो पहले, या फिर किसी का भी कर लो यार, दोनों का करना, मतलब फिर फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। अब फैक्टर क्या होने जरूरी है, तो सबसे पहले आपको यह सीखने की जरूरत है कि ये जो कैटाइन और एनाइन है वो कैसे बनते हैं, ये कैटाइन और एनाइन है वो कैसे बनते हैं। इन कैटाइन और एनाइंस को बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। कैटाइंस को बनाने के लिए एनर्जी के लिए जरूरत पड़ती है और एनाइन को बनाने के लिए एनर्जी रिलीज होती है। सबसे पहले आप ये सीखें कि अगर मान लो मेरे को सोडियम का एनाइन बनाना है, या मान लो पोटेशियम का एनाइन बनाना है, या कैटाइन बनाना है, ये होता है सोडियम का न्यूक्लियस और ये सोडियम का घर। ठीक है, इस सोडियम के घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो घूमते रहते हैं और अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेंटेन रखते हैं। हालांकि उस पर नहीं जा रहा कि आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, इनर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, उस पर नहीं जा रहा मैं। आप ये सीखें कि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, ऐसा ही एनाइन में होगा। अगर मान लो मैं सीएल की बात करूं, देखो आप ये एक बात ध्यान रखना, जब भी एनाइन बनता है ना, ये ऑलमोस्ट जो है ये नॉन मेटल होगा, है ना, नॉन मेटल ही होगा। क्योंकि नॉन मेटल्स जो होते हैं ना उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन एक और एड ऑन किया जाए, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन की जाए वहां पे बनता है एनाइन, एनाइन का फॉर्मेशन होता है। कैसे, क्योंकि सीएल के पास में 2 8 7 मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी उसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन अपन ने और एड ऑन कर दिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, तो यहां पे एक तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और न्यूट्रल फॉर्म में था ये पहले, पहले न्यूट्रल फॉर्म में था, उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद में ये बन गया एनाइन। एनाइन बन जाता है, सीएल था सीएल माइनस बन जाता है। तो जब भी एनाइन बनाए तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। और इधर आ जाओ, जब भी आप केटाइन बनाते हो तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। जैसे सोडियम था 2 8 1, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना,
मैं इसीलिए लिखता हूं क्योंकि आप जैसे 10th से 11th में आते हो ना, तो आपको बिल्कुल एक अचानक से झटका नहीं लगे 1:2 2:2 वाला। वैसे तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया होगा, वो प्रॉपर्टी, वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली होगी, लेकिन फिर भी मैं यही लिखता हूं क्योंकि बच्चों को ज्यादा समझ में आता है शायद, आई होप। ठीक है, अब ये जो स्टेप पूर्ण करना है, इसको ऑक्टेट इसको कंप्लीट करना है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो एक कैटायन बनने के लिए तो क्या करते हैं, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनायन बनने के लिए क्या करेंगे, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो दिक्कत। अब देखना, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, सोडियम न्यूट्रल फॉर्म से बन जाता है सोडियम प्लस, और यहां पे फॉर्मेशन हो गया आपके Cl माइनस का, या बोल सकता हूं एनायन का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसीलिए मैं सोडियम और क्लोराइड का ज्यादातर एग्जांपल लेता हूं, और वैसे भी ज्यादातर मेटल्स ही होती है जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहती है। ठीक है, ये होती है मेटल्स, और ये होती है नॉन मेटल्स। ठीक है, अब आपको ये सीखना जरूरी है कि आज अपन की क्लास में क्या होने वाला है। आज हमारी क्लास में होने वाला है लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन, या फिर इस पूरे इन दोनों के मिलने पर, क्या बोला था अपन ने पिछले वीडियो में, कि जब भी सोडियम प्लस बन जाए और यहां पे Cl माइनस बन जाता है, तो इनमें होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ठीक है, अब यह सीखना जरूरी है कि यह जब होता है तो ये क्यों होता है। मैंने बताया था क्यों होता है, ये इसीलिए होता है क्योंकि ये स्टेबिलिटी चाहता है, और स्टेबिलिटी तभी मिलती है जब एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो एनर्जी है वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी की फॉर्म में ये, अब यहां पे अपनी कहानी आ जाती है, अपनी कहानी यहीं पे आके अटक जाएगी, और इसी पे दो क्लास हो जाएगी। कैसे, लैटिस एनर्जी जब निकलती है तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करें, कैसे करें, या फिर लैटिस एनर्जी को डिफाइन कैसे करें, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि क्या इन दोनों के बनने पर भी कोई एनर्जी की जरूरत पड़ी, या फिर एनर्जी रिलीज हुई, या फिर एनर्जी का किसी एनर्जी का रोल था। जी हाँ, आंसर क्या है, जी हाँ, यहां पे एनर्जी का रोल था। और वो क्या रोल था, देखो, जब भी आप किसी आइसोलेटेड एटम में, आइसोलेटेड गैसियस एटम में कोई इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन का लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, अगर कैटायन की बात करूं तो, है ना, लूज करते हैं किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में, तो वहां पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है कि इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है, मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है। बताया था ना एग्जांपल, सोडियम के घर में कोई बैठ गया कब्जा करके कि मैं नहीं निकलूंगा, तो उसको एनर्जी की जरूरत, पावर की जरूरत पड़ेगी अपन को उसको निकालने के लिए। ठीक है, अब इस एनर्जी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये वो एनर्जी होती है जो किसी आइसोलेटेड गैसियस फेज के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। और अगर अपन इधर बात करें कि जब भी किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में, यहां पर भी वही आएगा कि आइसोलेटेड गैसियस होना जरूरी है, आइसोलेटेड गैसियस फेज में, ठीक है, किसी भी एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करता हूं तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसको लगभग कह सकते हैं अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हालांकि ये आपने शायद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अच्छे से पढ़ लिया होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो होती है रिलीज, और यहां पर जरूरत पड़ती है आयोनाइजेशन एनर्जी की, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए अपन को एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी का एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पर। ठीक है, जब भी एनर्जी रिलीज होती है ना, तो आप ध्यान रखो कि वो नेगेटिव होती है। एनर्जी रिलीज होगी तो उसको दिखाएंगे कैसे, नेगेटिव साइन से दिखाएंगे। ठीक है, और
और जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है या फिर इलेक्ट्रॉन जब जो भी एनर्जी अगर रिक्वायर्ड होती है किसी एटम को किसी भी केमिकल चेंज के लिए या फिजिकल चेंज के लिए, तो उस एनर्जी को हम दर्शाते हैं पॉजिटिव से, पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं। याद रहेगा, जब भी एनर्जी रिलीज हो नेगेटिव साइन से दिखाएंगे, और जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब अपन के पास में क्या हो चुका है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड फॉर्मेशन ऑफ एनायन हो चुका है, लेकिन फेवर करने वाले फैक्टर क्या होने जरूरी है, ये जब देखना अपन को पड़ेगा। देखो इसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, अलग हो जाता हूं मैं। ठीक है, लेट मी चेक। देखो अब जो फैक्टर है वो क्या है, वो क्या है, देखो इसको आप एक एग्जांपल से सीखो, आप एक एग्जांपल से सीखो। अगर मान लो आप कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर मान लो आप एक छोटा मोटा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई खड़ी लगाई, या फिर ऐसे मान लो आपने कोई जूस का शॉप खोला, है ना, जूस सेंटर खोला आपने। अगर मान लो आप दिन का 100 रुपए इसमें इनपुट करते हो, 100 रुपए इनपुट करते हो, तो आउटपुट क्या चाहते हो आप, कि आउटपुट मेरे को हमेशा इनपुट से ज्यादा मिलेगा तभी तो मेरी दुकान चलेगी। तो आप है ना 100 से ज्यादा ही चाहते हो, मतलब ऑलवेज ऑलवेज नीड क्या होगी अपन की नीड होगी कि जो आउटपुट है, जो आउटपुट है वो ग्रेटर देन 100 हो, कभी भी लेस देन नहीं होना जरूरी है, लेस देन कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो अपन ने एटाइन बनाने के लिए जो एनर्जी दी वो थी आयनाइजेशन एनर्जी, और एनाइन बनाने के लिए एनर्जी थी वो थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर बोल सकते हैं अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखो जो आयनाइजेशन एनर्जी दी अपन ने, और आयनाइजेशन एनर्जी दी, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होती है यहाँ पे। अब इस एग्जांपल को एक बार आप होल्ड रखो, अभी आपको समझ में आएगा कि इस एग्जांपल को मैंने आपके सामने क्यों रखा। अब देखो जब भी एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, ये इन दोनों की जरूरत पड़ती है अपन को एटाइन बनाने में और एनाइन बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहले जो फैक्टर है वो होना जरूरी है लो आयनाइजेशन एनर्जी, कि जब भी अगर अपन को एनर्जी देनी पड़ रही है ना, मतलब अपना इनपुट कम होना जरूरी है, इनपुट कम होना जरूरी है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होनी जरूरी है फॉर फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। केटाइन के फॉर्मेशन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का लो होना जरूरी है, और एनाइन के फॉर्मेशन के लिए हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी जरूरी है फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। कि जब भी एनाइन बनाना है आपको, तो आपको जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हाई होगी तभी तो स्टेबिलिटी मिलेगी। बोला था ना कि जब भी एनर्जी रिलीज होती है तब क्या होता है, स्टेबिलिटी पा लेता है कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम। ठीक है, पहले दो फैक्टर तो यही है। दूसरी बात, इन दोनों एनर्जीज के बाद में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं लेटिस एनर्जी। उसको क्या कहते हैं, लेटिस एनर्जी कहते हैं। तो जो दूसरा फॉर्म जो है अपना कंडीशन है वो है कि अगर अपन आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को जोड़े तो ये हमेशा जो है वो कम होने जरूरी है। किससे किससे, लेटिस एनर्जी से। कि जब लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा निकलेगी, सबसे ज्यादा निकलेगी, बताएंगे अभी लेटिस एनर्जी क्या होती है, चीज डिफाइन करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के जुड़ने से जो एनर्जी का सम है वो लेस देन होना चाहिए लेटिस एनर्जी से। ठीक है, अब तीसरी बात क्या होती है, तीसरी बात क्या है कि जब भी आप एटाइन और एनाइन को पास पास में लाओ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा होना जरूरी है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी ज्यादा होगा जब जो डेल ई एन है, जो डेल ई एन है
जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है शुड बी हाई। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बोल सकते हैं अपन एक अच्छे तरीके से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो हाई होना जरूरी है। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तब जाके क्या बोल सकते हैं अपन कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है एनर्जी रिलीज होती है और स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाती है। तो दीज आर द फैक्टर्स फेवरिंग आयनिक बॉन्ड। कि सबसे पहले आपको आयनाइजेशन एनर्जी को कम करना जरूरी है। जिस केटायन की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो ज्यादा फेवरेबल होगा फॉर आयनिक बॉन्ड। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या जो है नॉन मेटल्स की जो है वो हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी जरूरी है। उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी निकलनी जरूरी है। ठीक है, आपको एक बात बता दूं अंदर की कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो अपनी पूरी पीरियोडिक टेबल में या पूरी अपनी 118 एलिमेंट्स में जो Cl भाई साहब है ना, इनकी सबसे ज्यादा होती है। जो ग्रुप 17 है उसकी सबसे ज्यादा होती है, और ग्रुप 17 में भी जो क्लोरीन भाई साहब उसकी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि इनको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है फॉर अटेनिंग और द गेनिंग आउटर मोस्ट शेल है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए, गेन करने के लिए उनको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इनकी जो आयोनाइजेशन एफिनिटी है वो ज्यादा होती है। ठीक है, आपने ये देखा, अभी आगे देखो आगे क्या होता है। ठीक है, ये तो पढ़े अपन ने आयोनिक बॉन्ड को फैक्टर, जो फैक्टर्स क्या थे जो आयोनिक बॉन्ड को फेवर करते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, देखो केटाइन बन गया, एनाइन बन गया। अब केटाइन और एनाइन बनने के बाद में इन दोनों का हम करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पास पास लाएंगे और इनमें आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो लेटिस एनर्जी रिलीज होती है। तो आप लेटिस एनर्जी को क्या कह सकते हैं? अगर मैं यहां पे लेटिस एनर्जी की डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? लेटिस एनर्जी क्या है? लेटिस एनर्जी वो है एनर्जी रिलीज्ड when one mole of ionic compound is formed from its constituents। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? वही केटाइन और एनाइन, मतलब केटाइन और एनाइन के से क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन गैसियस फेज। जो फेज है इनकी वो गैसियस होना जरूरी है। जब भी गैसियस फेज होगी तभी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आपने क्या सीखा? एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इन गैसियस फेज इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी। वो एनर्जी लेटिस एनर्जी होती है। या फिर ऐसे भी बोल सकता हूं कि एनर्जी लेटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग द आयोनिक बॉन्ड in any ionic compound। मतलब जो भी आयनिक कंपाउंड बना उसमें, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड और Cl- में जो आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बनने के लिए जितनी एनर्जी जरूरत पड़ी, एनर्जी जितनी रिलीज हुई, उतनी एनर्जी इसको दोबारा देना पड़ेगा फॉर ब्रेकिंग ऑफ दिस आयनिक बॉन्ड। ये बोलेगा भाई साहब जितनी एनर्जी मैंने दी थी ना आपको वो मेरे को वापस दो, तभी जब जाके मैं टूटूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं टूटूंगा। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड हो सकती है फॉर ब्रेकिंग ऑफ द
ionic bond in any ionic compound or the energy released when one mole of the ionic compound formed from its constituents in gaseous phase। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे आई होप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है क्या? तो चलो अब देखो लेटिस एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये सीखेंगे। यहीं से आपके ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये जो पार्ट है आयनिक बॉन्ड्स का या आयनिक कंपाउंड्स का, ये जो ज्यादातर पढ़ा जाता है सॉलिड स्टेट में, लेकिन आपको अभी पढ़ा दिया गया है क्योंकि अभी बातें चल रही है आयनिक बॉन्ड की, और आप धीरे धीरे जो है आप इंट्रोड्यूस हुए हैं आयनिक बॉन्ड से, और इसीलिए आपको कैलकुलेशन की जरूरत इसीलिए पड़ रही है अभी आपको, क्योंकि मैंने ये बीच में अभी डाला इसको, क्योंकि सॉलिड स्टेट में बताऊंगा इनको अच्छे से, बताऊंगा लेटिस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी भी बता दूंगा इसको बोर्न हेबर साइकिल से करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपका क्या जो है बेस जो है वो मजबूत होने वाला है। ठीक है, देखो यहां पे आप देखोगे अभी कैलकुलेशन ऑफ लेटिस एनर्जी, जब भी एलई लिखूं तो समझ लेना लेटिस एनर्जी लिख रही है। ठीक है, अब देखो लेटिस एनर्जी जो है वो दो तरीकों से कैलकुलेट की जा सकती है। टू वेव्स से कैलकुलेट की जा सकती है। अब वो दो वेज कौन से हैं? वो दो वेज हैं, पहला वेज है एक्सपेरिमेंटली, पहला है एक्सपेरिमेंटली, और दूसरा है थ्योरेटिकली। या तो थ्योरेटिकली आपको लेटिस एनर्जी की कंपेयरिंग करना या फिर उसका कैलकुलेशन करना सिखाएगा या पूछेगा। ठीक है, या फिर आपको एक्सपेरिमेंटली, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन डाटा बेस्ड, आपको डाटा गिवन होगा। ठीक है, और फिर आपको लेटिस एनर्जी की कैलकुलेशन करने को बोलेगा, और यहां पे डाटा गिवन नहीं होगा, आपको यहां पे कंपैरिजन करवाएगा। ठीक है, अब जो डाटा बेस्ड है वो सीखा जाता है इन द बाय बोर्न भाई साहब जो थे ये साइंटिस्ट थे। ठीक है, बोर्न हेबर साइकिल, से तो सीखा जाता है कि कैसे जो है कैलकुलेशन ऑफ लेटिस एनर्जी एक्सपेरिमेंटली की जाती है। हालांकि यहाँ पे बोर लिंडे इक्वेशन भी आती है, लेकिन वो ज्यादातर थ्योरेटिकली बोल सकते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे जो थ्योरेटिकली है वो होता है बाय बोर्न, ये भी बोर्ड भाषा में बताई थी, लिंडे भी बोलते हैं, लैंडे भी बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, बोल लिंडे इक्वेशन से भी आपको लेटिस एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए बोलेगा। और अगर बात करें हम 11th की, अगर आपकी स्कूल लाइफ की, तो यहां पर बोर्न हेबर साइकिल को सीखना जरूरी है, क्योंकि बोर्न हेबर साइकिल जो है ये नीट में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, हालांकि आईआईटी में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जेई की बात करूँ तो, और हायर लेवल में भी अगर आप बीएससी लेवल में अगर जाना चाहते हो कल को 12th के बाद में, तो वहां पर भी आपको बोर्न हेबर साइकिल सीखना पड़ेगा। ठीक है, बीएससी करते हो तो फर्स्ट ईयर में आ जाती है सॉलिड स्टेट, उसी में बोर्न हेबर साइकिल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बोर्न हेबर साइकिल जो है वो सीखेंगे आज की, होता क्या है बोर्न हेबर साइकिल, और इससे हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं लेटिस एनर्जी का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो आपको मैं कुछ स्टेप्स सिखाऊंगा, आप उन स्टेप्स को फॉलो करो और लेटिस एनर्जी का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो बोर लिंडे इक्वेशन वाला जो थ्योरेटिकली है, थ्योरेटिकली लेटिस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है? और आज का जो वीडियो रहेगा फुली डेडिकेटेड रहेगा, अब आगे की जो वीडियो है वो रहेगी इस पे ही, फॉर बोर हेबर साइकिल पे। तो हेडिंग डाल दो सब, बोर्न हेबर साइकिल और कैलकुलेशन ऑफ द लेटिस एनर्जी। देखो कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई, जैसे मान लो मैं कोई एग्जांपल लेके चलता हूं, फॉर्मेशन ऑफ
पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम जो है वो मेटल्स में आता है, ग्रुप फर्स्ट का है, और जो क्लोरीन है ग्रुप 17 का है, जो नॉन मेटल्स में आता है, और ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है कि क्या करना है अपन को। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एनाइन और केटाइन बनाना है। उसके पहले आपको चेंज करना है किसी भी एलिमेंट की जो प्योर फॉर्म है उसको गैसियस फेज में, ठीक है। चेंज द फेज ऑफ एनी एटम, ठीक है। और वो फेज कौन सी होनी जरूरी है, गैसियस। अगर वो गैसियस में है तो कोई ठीक नहीं है। अगर वो गैसियस में एग्जिस्ट करता है, गैसियस फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो गैसियस में फॉर्म में अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में आपको गैसियस फॉर्म में फेज में आपको करना पड़ेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा। कैसे? जैसे मान लो कि मैंने सोडियम दिया, सोडियम जो है वो अपना सॉलिड फॉर्म में रहता है। इसको जब भी मैं सब्लिमेशन एनर्जी देता हूं, सब्लिमेशन एनर्जी देता हूं, तो ये चेंज हो जाता है अपने सोडियम गैसियस फेज में, ठीक है। सोडियम जो है वो गैसियस फेज में चेंज हो जाता है। सब्लिमेशन जानते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ही जाना पड़ेगा। सब्लिमेशन एनर्जी देने पर जो सोडियम सॉलिड फॉर्म में था अब गैसियस फेज में चेंज हो जाता है। अब नाउ आपको क्या करना है, नाउ बैलेंस, ये तो पहले कर देना चाहिए था वैसे, लेकिन अभी लिख लो। नाउ बैलेंस द रिएक्शन एज प्रोडक्ट ऑफ 1 मोल, मतलब जो प्रोडक्ट बनता है उसका 1 मोल आपको कंसीडर करना है। कैसे भी करके बैलेंस करो उसको, इक्वेशन को, रिएक्शन को, और 1 मोल बना दो। आपको 1 मोल ही क्यों बनाना है, क्योंकि लेटिस एनर्जी का जो रिलीज होती है, लेटिस एनर्जी वो 1 मोल के लिए डिफाइन की जाती है। या फिर आपको जो उसमें दिया जाता है, डाटा गिवन होता है, वो लेटिस एनर्जी जो गिवन होती है या फिर पूछी जाती है, वो 1 मोल के लिए पूछी जाती है। तो सबसे पहले आपको बैलेंस करना है रिएक्शन को एज प्रोडक्ट ऑफ द 1 मोल। 1 मोल के रूप में आपको उसको क्या कर लेना है, बैलेंस करना है। जैसे मान लो मैंने पोटेशियम और क्लोराइड का रिएक्शन करवाया, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, यहाँ पे सोडियम का कोई दिक्कत नहीं है, ये गैसियस फॉर्म में रहता है, ठीक है। ऑलमोस्ट मेटल जो होती है सॉलिड फॉर्म में रहती है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, है ना। और ऑलमोस्ट जो नॉन मेटल होते हैं वो गैसियस फेज में होते हैं, एक्सेप्ट कुछ एलिमेंट्स, जैसे फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया, ऐसे जो होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट नॉन मेटल गैसेस फेज में होती है, ठीक है। अब यहां पे बनता है जो KCl Cl2, मॉलिक्यूल के रूप में रहता नहीं तो KCl, ठीक है। KCl जो बना, हालांकि ये सॉलिड बनेगा। अब ये जो सॉलिड गैस KCl बना, तो आप जब भी आप इसको बैलेंस करना चाहो तो आप कैसे करोगे, यहां पे Cl2 थे तो इसको 2 कर देता हूं और यहां पे 2 कर देता हूं, तो यहां पे 2 मोल गैसियल बन गया। देखो, और बनाना क्या था, 1 मोल गैसियल। तो अपन को यहां पे तो 1 मोल ही रखना है, आपको रिएक्टेंट साइड में कुछ बदलाव करके इसको 1 मोल बना देना है। कैसे, यहां पे Cl2 था तो इसको मैं हाफ ले लूं, क्या हाफ ले लेता हूं, तो K प्लस Cl क्या बन जाएगा, 2 से 2 काट दे, देखो Cl बच गया, यहां पे KCl का फॉर्मेशन हो जाता। इस तरीके से आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। आफ्टर दैट आपको कंसीडर करवाने हैं क्या, चार्ज ऑन द एटम्स, मतलब केटाइंस और फॉर्मेशन ऑफ एनाइन एंड, मतलब केटाइन और एनाइन का फॉर्मेशन करवाना है, ठीक है, समझे। उसके बाद में जो लेटिस एनर्जी जो रिलीज होती है, या जो देखो डेल एच एफ क्या होता है, सबसे पहले ये इधर डेल एच एफ क्या होता है, जो डेल एच एफ होता है ना, वो होता है फॉर्मेशन,
एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी मतलब किसी भी आयनिक कंपाउंड के बनने पर जो एनर्जी निकलती है या फिर रिलीज होती है उसको कहते हैं डेल एच एफ। ठीक है, हालांकि डेल एच एफ और लेटिस एनर्जी में आप बोलोगे कि क्या फर्क है, तो देखो एक शार्प बाउंड्री है बिल्कुल। वो क्या है कि ये तो हम बात करते हैं किसी भी वन मोल के लिए, वो भी वन मोल के लिए ही बात करेंगे, लेकिन ये बात करते हैं अपन गैसियस फेज के लिए, है ना। और ये जो होती है ये प्योर फॉर्म के लिए होती है, किसी भी एलिमेंट्स के प्योर फॉर्म के लिए, है ना, प्योर फॉर्म। डिफरेंस समझ में आएगा लेटिस एनर्जी और उसमें डेल एच एफ में। देखो ये एलिमेंट्स की प्योर फॉर्म में, जैसे मान लो सोडियम, ये पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम जो था सोडियम सॉलिड में था, सॉलिड स्टेट में था, और जो क्लोराइड था वो प्योर फॉर्म में गैसियस फेज में रहता है। इन दोनों के मिलने पर जो केसीएल बनता है, यहां पर जो डेल एच एफ निकलेगी या फिर जरूरत पड़ेगी जो भी है रिलीज होगी, ये होती है डेल एच एफ फॉर दिस। लेकिन अगर मैं यहाँ पे गैसियस फेज ले आता हूं, अगर मैं आपको गैसियस फेज ले आता हूं, है ना, गैसियस फेज ले आता हूं और एनायनिक और कैटायनिक फॉर्म बना देता हूं, तो फिर क्या बनेगा, तो फिर अपन को जरूरत पड़ेगी, तो फिर उस जो एनर्जी रिलीज होगी उसको कहते हैं लेटिस एनर्जी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो थे वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो बोन हेबर साइकिल बनाना सीखते हैं सबसे पहले। जैसे मान लो हम फॉर्मेशन कर रहे हैं किसी पोटेशियम क्लोराइड के आयनिक कंपाउंड का, पोटेशियम क्लोराइड के लेटिस को बनाने के लिए कैसी कैसी एनर्जीज का जरूरत पड़ेगी वो देखेंगे। देखो सबसे पहले आपको यह सीखने की जरूरत है कि डेल एच एफ क्या है। ये तो आप अभी मैंने जैसे बताया कि डेल एच एफ क्या है, कि जब भी आप किसी एलिमेंटल फॉर्म हुए एलिमेंट के प्योर फॉर्म को आप अगर रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास में जो आयनिक कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है KCl जो है वो बनता है, वहां पर जो डेल एच एफ निकलता है वही होता है डेल एच। ठीक है, जो एनर्जी निकलती है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो सॉलिड था, जो पोटेशियम सॉलिड था, इसको बदलना है आपको गैसियस में। सबसे पहला स्टेप यही था, है ना। देखो मैंने ये पहले ही 1 मोल में कन्वर्ट कर लिया है, 1 मोल के अकॉर्डिंग इसको बैलेंस कर लिया, यहाँ पे 1/2 लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में था, ये यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में था, तो इसको गैसियस फेज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, इसको सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी सर। तो इसको सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब भी एनर्जीज देनी पड़ती है, जब भी एनर्जीज देनी पड़ती है तो हमेशा वो पॉजिटिव होती है, बताया था। जब भी एनर्जी देनी पड़ती है तो वो होती है पॉजिटिव। सब्लिमेशन एनर्जी देने पर पोटेशियम जो है अपनी गैसियस फेज में आ जाएगा। अब ये जो क्लोराइड है ये तो पहले से गैसियस फेज में है, लेकिन ये जो क्लोराइड है ये मॉलिक्यूल के रूप में रहता है। ठीक है, ये तो सबको पता है, अणु के रूप में रहता है, मतलब जो दो Cl2 जो है वो मिलकर रहते हैं बॉन्ड बना के, बॉन्ड बना के। ठीक है, अब यहां पे देखो इसको बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और आइसोलेटेड करना पड़ेगा ना। आइसोलेटेड गैसियस फेज चाहिए अपन को, गैसियस फेज ही नहीं चाहिए, वहां पे एड ऑन कर लेना आइसोलेटेड गैसियस फेज जरूरी है। आइसोलेटेड है ये एटम, लेकिन इसको आइसोलेट करने के लिए मेरे को हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। ये भी हमेशा पॉजिटिव होती है। जब भी मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दूंगा तो जो दो Cl थे, जो दो Cl थे वो टूट के एक आइसोलेटेड फेज में बन जाते हैं। जी ज्यादा पड़ गया क्या? ठीक है, तो ये Cl और ये G, समझे? मतलब आइसोलेटेड गैसियस फेज में अपन ने इनको दोनों को चेंज कर लिया। अब इसके बाद में इनका बनाना पड़ेगा अपन को केटाइन, इसका बनाना पड़ेगा एनायन, क्योंकि होती है मेटल, ही होती है नॉन मेटल। और जब भी केटाइन बनाते हैं तो अपन को रिक्वायरमेंट होती है आयनाइजेशन एनर्जी की, जो हमेशा पॉजिटिव होती है। जब भी आयनाइजेशन एनर्जी दोगे तो K प्लस में चेंज हो जाएगा, और जो इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होगी, यहां से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो रिलीज होगी ये हमेशा होती है नेगेटिव। साइन का याद रखना जरूरी है, साइन को याद रखना जरूरी है, साइन को कंसीडर करना मत भूल जाना कभी भी। जब भी साइन को अगर कंसीडर करना भूल जाओगे तो आपका क्वेश्चन जरूर गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो साइन को कंसीडर जरूर करना है। आपको क्वेश्चन में या तो साइन के साथ में देगा या बिना साइन के देगा, अगर एडवांस उसने सोच लिया तो, ठीक है। डाटा जो गिवन होगा वो बिना साइन के गिवन होगा, तो आपको साइन लगा के ही कैलकुलेशन करनी है। हम ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जोड़ दिए सबको, ऐसा नहीं करते। यहां पे बनता है ये Cl माइनस, और ये भी गैसियस फेज है और ये भी गैसियस फेज है। और ये गैसियस फेज जो है, अब देखो अपन ने क्या कर लिया, केटाइन बना लिया, एनाइन बना लिया, गैसियस फेज बना लिया। इन दोनों के मिलने से निकलती है लेटिस एनर्जी का क्या होता है, रिलीज होती है। लेटिस एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और ये भी क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। लेटिस एनर्जी जो है वो हमेशा नेगेटिव होती है। अब देखो, जब भी लेटिस एनर्जी रिलीज होगी, इसके बाद में बन जाता है क्या, केसीएल। केसीएल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, समझ गए। मतलब एक तो अपन सीधे गए और एक घूम फिर के वहां से आए। मतलब ये डेल एच एफ जो है, देखो ये बोर्न हेबर साइकिल है, दिस साइकिल इज द बोर्न हेबर साइकिल, है ना, ये बोर्न हेबर साइकिल होता है। अब ये जो डेल एच एफ बना या फिर डेल एच एफ जो है, ये क्या है सर, डेल एच एफ कुछ नहीं है, डेल एच एफ कुछ नहीं है। जो जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई है या फिर इन्वॉल्व हुई है इन द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड, वो एनर्जीज क्या होती है, डेल एच एफ होती है, या फिर कह सकते हैं फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है। तो इसको लिख सकता हूं सबसे पहले डेल एच ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी, उसमें जोड़ा हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उसमें जोड़ा, हाँ, या फिर इसको हाफ ऑफ, ये तो इसके लिए केसीएल के लिए, और अपन जनरली लिखे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिख सकते हैं, जो भी एनर्जी रिलीज होती है, इन्वॉल्व होती है। आयनाइजेशन एनर्जी यही भी लिख रहा हूं उसमें, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, जोड़ना है विद साइन, मैग्नीट्यूड है ये तो, ठीक है, और लेटिस एनर्जी। इन सबका जो सम है, इन सबका सम है, वो ही क्या होता है, डेल एच एफ होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी होता है, ठीक है। आपको या तो पूछेगा डेल एच एफ फॉर्मेशन और ये सारा गिवन दे देगा, ये जो डाटा है वो आपको दे देगा, या फिर आपको कोई भी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, अगर कोई सी डाटा हो, एक डाटा नहीं देगा। जैसे मान लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं दी, जैसे मान लो आपको लेटिस एनर्जी की कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन बाल अभी, तो ऐसे मान लो आपको लेटिस एनर्जी ही नहीं दी, यही पूछ लेता है, अगर यही पूछ लेता है तो आप क्या करोगे, इन सब का वैल्यू रखो और लेटेस्ट एनर्जी निकाल सकते हो आराम से, इजी है ना। तो आई होप आपको बोर्न हेबर साइकिल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बोर्न हेबर साइकिल में सबसे पहले आपको जो आइसोलेट जो रिएक्शन है उसको 1 मोल के रूप में बैलेंस करना है। आफ्टर दैट जो पोटेशियम जो क्लोराइड है या फिर जो भी एलिमेंट्स है, जो भी एटम्स है, उनको आइसोलेटेड गैसियस फेज में चेंज करना है। ध्यान से सुनना, आइसोलेटेड गैसियस फेज, आइसोलेटेड का मतलब ये है सबसे अलग, वो अलग ही है, ठीक है। जैसे Cl2 जो था वो Cl के साथ नहीं रहना चाहता, वो बिल्कुल Cl इसको अलग करना पड़ेगा, तो उसको अलग करने के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी, वो भी एनर्जी इसमें इन्वॉल्व हुई है, ठीक है। उसके बाद में आपको एनाइन और केटाइन बनाने हैं। चार्ज कंसीडर करने के बाद में लेटिस एनर्जी निकलती है, उन सबको या फिर जो भी एनर्जी जो इन्वॉल्व हुई है उन सबको जोड़ देना है। यही बोर्न हेबर साइकिल होता है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरी बात, चलो आपको मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं इसमें, ठीक है, आप इसको लिखो, ठीक है। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या है, कैलकुलेट द लेटिस एनर्जी ऑफ द केसीएल। केसीएल के बनने पर लेटिस एनर्जी रिलीज हुई उसको कैलकुलेट करना है 298 केल्विन, है ना। गिवन दैट सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम इज 89 किलोजूल पर मोल, आयनाइजेशन एनर्जी इज 418 किलोजूल पर मोल, एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज 244 किलोजूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट एनर्जी 349 किलोजूल पर मोल, और जो फॉर्मेशन है केसीएल का, वहां पे जो एनर्जी निकलती है वो 437 किलोजूल पर मोल होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए वो बोर्न हेबर साइकिल, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब भी डेल एच लिखते हैं अपन, डेल एच लिखते हैं तो आप सबसे पहले उसमें जोड़ दीजिए आयनाइजेशन एनर्जी, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है वो,
और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, और जो भी आपकी सब्लिमेशन एनर्जी है, उसके बाद में लेटिस एनर्जी। यही था काम, अरे यही था ना, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और डेल एच सब्लिमेशन और लेटिस एनर्जी। अब ये लेटिस एनर्जी जो है यही तो कैलकुलेट करनी है, बाकी सारे कुछ दे रखे हैं, लेकिन ध्यान रखना ये तो इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट एनर्जी है ना, ये वही है जो क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है या अटैच करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी होती है, ठीक है। ये है फॉर Cl माइनस, क्योंकि Cl माइनस में Cl पे तो होगा ना इलेक्ट्रॉन का अटैचमेंट। अब देखो रख दो ना सब कुछ, आपको दे रखा डाटा रख दो यहाँ पे 437, लेकिन सर मैं बहुत होशियार हूं क्या कि यहाँ पे इसने साइन नहीं दिया, और मेरे को पता है कि जो डेल एच होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि जो एनर्जी है वो तो ऑब्वियसली रिलीज ही होती है, तो इसको माइनस लेके चलूंगा मैं, क्या है। और इसके बाद में क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी देखो कहां पे लिखी हुई है, 418 किलो जूल पर मोल। सर ये तो पॉजिटिव ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है, सब किलो जूल पर मोल में है तो उसको रखना है, अगर जूल पर मोल में रहता है तो उसको किलो जूल पर मोल में चेंज करना होता है आपको, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी दी हुई है 244, लेकिन सर मैं वहां पे Cl2 था वो हाफ था, इसलिए मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये सर माइनस होती है, नेगेटिव होती है सर ये, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसमें 349 दी हुई है। सब्लिमेशन एनर्जी इसने दी रखी है, पॉजिटिव होती है 89, और लेटिस एनर्जी मेरे को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब इन सबका आपको क्या करना है, यहां से देखो 2 से काट सकते हैं 1 2 2, ठीक है, और क्या कर सकते हैं 137 इज इक्वल टू 418, देखो इन दोनों को प्रेस कर देते हैं, 8 2 10, 1 2 3 और 1 4, ठीक है, और ये 4 1 5, और क्या है, और कुछ है क्या, ये भी तो है, इसको भी तो प्लस कर दो इसमें, चलो कर देते हैं 9 9 और 4 और 8 कितना हो गया 12, और ये 6 6 2 9 माइनस 3 4 9 प्लस लेटिस एनर्जी माइनस 3 4 7 इक्वल टू 990 8 2 प्लस लेटिस एनर्जी, मतलब लेटिस एनर्जी कितनी आ गई -437 -280, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएंगे दोनों, कितना आ जाएगा 437 11 और 7, माइनस के 717 किलो जूल पर मोल, माइनस लगाना जरूरी है क्योंकि लेटिस एनर्जी क्या है माइनस होती है, रिलीज होती है, ठीक है। ऐसे आप लेटिस एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इजी था। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके, बहुत इजी है। तो बॉन्ड हेबल साइकिल आपने बनाना सीख लिया होगा, आप घर पे ट्राई करना फॉर NaCl फॉर CaF2, ये दो आयनिक कंपाउंड लेके जा रहा हूं मैं आपको होमवर्क के लिए, इन दोनों को आपको ट्राई करना है घर पे, बॉन्ड हेबल साइकिल इनका बनाना है और ईमानदारी से बनाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में अपन इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कैलकुलेशन ऑफ द लेटिस एनर्जी बाय द थ्योरेटिकल मैनर, थ्योरेटिकल वे से करेंगे। थ्योरेटिकल वे से बहुत सारे कंपैरिजन करने होते हैं, वहां से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल लेके आऊंगा उसमें, और बहुत इंटरेस्टिंग अगली वाली क्लास होने वाली है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, यूट्यूब जो चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। लाल बटन को तो दबाना है यार, दबा दो जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी हैं बॉन्ड हेबल साइकिल, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।